कैसे हैं आप लोग? उम्मीद का दामन थामे रखना है, क्योंकि कुछ अच्छा होने से पहले ना सन्नाटा होता ही है। जब एकदम माहौल शांत हो तो सुनामी और तूफान या चक्रवात आने का उम्मीद होता है। वही आपके साथ ही लगातार आपका मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि सर क्या होगा, अभी तक कुछ नोटिस नहीं आया है। तो बाबू मेरे, हम लोग पिछले 15 दिनों से यह प्रयास कर रहे हैं। आप एक दिन में इस प्रयास को सार्थक होने का उम्मीद कर रहे हैं तो ठीक है, करना चाहिए। लेकिन इंतजार का अपना प्रतिफल होता है और वो आपको मिलेगा। लेकिन आज सरकार से और आयोग से कुछ सवाल, और जवाब भी मैं ही दूंगा और सवाल भी मेरा ही रहेगा। बस उनसे पूछ लीजिएगा क्या ऐसा सही है या नहीं है। कुछ लोग देख भी रहे होंगे, कुछ लोग सुन भी रहे होंगे। किसी ने किसी ने बोला किसी ने बोला कि भैया एक सेंटर का एग्जाम है और उसमें अगर समस्याएं हुई थी, अनियमितताएं हुई थी, तो भैया उसको तो कैंसिल कर दिया गया, फिर हाय तौबा क्यों मचाने में लगे हो? तो उन सबको बस मेरा यही सवाल का जवाब है कि भैया 22 केंद्र में एग्जाम हो रहा है, यही है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का। और आप इसको देख रहे होंगे, कल भी ये आ चुका है वाइल। हालांकि सेल्फी मोड में है तो उल्टा दिखाई दे रहा होगा। बापू परीक्षा भवन की रद्द पीटी परीक्षा पटना के 22 केंद्रों पर होगी आयु। तो फिर आप एक सेंटर का बात क्यों कर रहे हैं? आप सीधा सीधी कहिए कि 22 सेंटर का रद्द किया गया है। 22 सेंटर का रद्द किया गया है। आप एक सेंटर किस मुंह से बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। कहा गया कि कल बीपीएससी चेयरपर्सन ने बड़ा ही तरीके से बोला कि 912 में से 911 का तो अच्छे से कर दिए। भैया तो ये 22 केंद्र ये किस में गिना जाए पता नहीं चल रहा है मुझे। आपको पता चल रहा है क्या? चलिए दूसरे सवाल पर आता हूं मैं, और फिर री एग्जाम को लेकर के अपडेट है उस पर बात करूंगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो ये कोई नया बात तो बोले नहीं, लेकिन स्केलिंग करेंगे तो ये तो बड़ा नया बात आ गया। अभी तक तीन तीन टर्मोलॉजी आपके सामने आया है। एक तो नॉर्मलाइजेशन का, दूसरा परसेंटाइल का, और तीसरा जो है वह स्केलिंग का आ गया आपके सामने। अब दिमाग फट रहा है कि भैया ये स्केलिंग कौन सा नया सी गुफा है? क्या ये नॉर्मलाइजेशन से अलग है या ये नॉर्मलाइजेशन ही है, बस बोलने का तरीका बदल गया है? तो मेरे घर में, बिहार के हर घर में दो नाम होते हैं। जैसे मेरे घर का नाम सोनू है और ऑफिशियली मैं दीपक सर हूं या दीपक कुमार हूं। तो ऐसा ही कुछ आप इसके संदर्भ में बात कर सकते हैं। अनऑफिशियली या ऑफिशियली, दो टर्मोलॉजी में बात करूंगा। अनऑफिशियली इसको नॉर्मलाइजेशन भी कह सकते हैं, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरा नॉलेज कम हो। और ऑफिशियली इसको स्केलिंग का नाम दिया जा रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, स्केल है, आपके पास ही होगा। मान लेते हैं आपका नंबर इस स्केल के पहले है और ये नंबर आपका आ रहा है 90 नंबर, यहाँ पर हैं आप 90 नंबर से यहाँ है, और ये 100 नंबर, और किसी का आ रहा है 110 नंबर, तो यहाँ है, या 105 नंबर या 102 नंबर या 100 नंबर। अब अगर स्केलिंग होता है तो स्केल के हिसाब से यानी सबको यहाँ पर लाने का प्रयास किया जाएगा। तो जो 90 नंबर है वो भी 100 नंबर के आसपास आएगा, और जो 105 नंबर है वो भी 100 के आसपास आएगा। अब इसमें जिसका नंबर कम है उसका ज्यादा भी हो सकता है, और जिसका ज्यादा है उसका कम भी हो सकता है। अब ये एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको स्केलिंग का मतलब समझा दिया। क्या नॉर्मलाइजेशन इससे मिलता जुलता अवधारणा है? तो कह लीजिए कि भैया दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं, एक में डिवीजन होता है, एक में मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन घूम फिर कर कान ऐसे पकड़ा जाए या कान ऐसे पकड़ा जाए, बात एक ही है, पकड़ना तो कान ही है। तो आयोग या तो बीपीएससी कैंडिडेट को समझ रहा है कि ये इनको तो ग्रुप डी वाले हैं और पेपर भी ऐसा ही सेट किया इन्होंने, इनको क्या समझ में आएगा, कुछ भी बोल के बोलने वाला है, कौन सुनने वाला है? लेकिन हमने सुनाया भी है, हमने बताया भी है, हमने समझाया भी है, और पिछले 15 दिन से हम लोग दिखा भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा और हम लोग समझ जाएंगे। बड़ी बात यह है ना कि जो हम लोग करके दिखाए, इतिहास के पन्नों में जो हम लोग कारनामा किए हैं, वो कोई छोटी बात नहीं। और हाँ, आप हमको शब्दावली से भटका नहीं सकते। भड़का सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई फुल प्रूफ, आपके पास कोई पद्धति ही नहीं है, कोई मेथोडोलॉजी ही नहीं है कि आप कैसे
4 तारीख को जो एग्जाम ले रहे हैं वो 4 जनवरी वाला, और 13 दिसंबर को जो एग्जाम लिए हैं वो, उसको कैसे मैनेज करें आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो कुछ भी बात बना के निकल जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसी भी रूप में सही है नहीं है, न्यायोचित नहीं। तो हम लोग एक स्कैम के क्या शिकार हो रहे हैं। कई सारे छात्र बोलते हैं कि सर अब तो आशा एकदम छूटते चला जा रहा है। देखिए, आशा तो हमेशा है और हमेशा रहेगा। अभी बात हम लोग नेशनल रीजनल लेवल पर पहले था, फिर नेशनल लेवल पर गया, और अब इंटरनेशनल लेवल पर हमारे इस विरोध का, हमारे सत्याग्रह का चर्चा चल रहा है। गांधी के इस सरजमी पर ना हम लोग उनके वास्तविकता को दिखाकर आगे सरकार के सामने आग्रह करने में लगे हुए। तो ये स्केलिंग प्रोसेस, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, परसेंटाइल प्रोसेस, सब प्रोसेस तो है, लेकिन सब घुल मिल के एक ही जगह आता है, जहां नुकसान सिर्फ विद्यार्थी को होता है। नहीं तो आयोग अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे दे कि भैया जो हम स्केलिंग सिस्टम कर रहे हैं और जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, इसमें कितना अंतर है और इससे कैसे स्टूडेंट प्रभावित नहीं होगा और सब एक समान रहेगा, बता दे आयोग। जब द्वंद्व निकलता है ना, जब कहता ना कहां से चिंगारी निकला, तो हमेशा चिंगारी आयोग के अंदर से निकलता है, और जब आग लगता है तो हम ढूंढते फिरते हैं कि भैया कौन जलाया, कौन जलाया, कौन जलाया। भैया जहां से जला है, जहां से निकला है, वहां जाकर अपना खोजिए। आप स्टूडेंट को दबा रहे हैं, आप टीचर को दबा रहे हैं। अरे भाई, जहां से ये सब गलत फहमी निकलता है, द्वंद्व निकलता है, उस जननी, उस जन्मभूमि को खोजिए, तो आपको बीपीएससी का गेट दिखाई देगा, बीपीएससी का गेट दिखाई देगा। लेकिन वहां किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्केलिंग की बात जो आज की गई है बीपीएससी सचिव द्वारा, सत्यप्रकाश सर द्वारा, वो किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है। और जो 6 दिसंबर को मूवमेंट चला था, और जब उन्होंने बोला था कि भैया हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो फिर नया शिगुफा क्यों? विद्यार्थी ठगा ठगा महसूस कर रहा है हमेशा से, और अब वो ना एकदम हारता हुआ लग रहा है, लेकिन तब भी जीवंत प्रतीत हो रहा है। बड़ी बात है कि हम ना बीपीएससी तैयारी करने वाले छात्र हैं, हमने इतिहास पढ़ा है, हमने गांधी को पढ़ा है, हमने उनके संघर्ष को पढ़ा है, तो हमें ये भी दिखाई दे देता है कभी कभी। तो बीपीएससी को पहले क्लियर करना चाहिए कि वास्तविकता क्या है और किस आधार पर क्या करने का विचार कर रही है, क्योंकि स्पष्ट कुछ भी नहीं है। दूसरा बात पे आते हैं, कल 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिला, उन्होंने बोला कि हम इस पर 1-2 दिन में आपको रिजल्ट बता देंगे। और जब सीएम द्वारा मीटिंग बुलाया गया, तो सीएम के द्वारा भी यही बोला गया कि अभी हमको समय दिया जाए, हम लोग अपने प्रशासनिक स्तर पर इससे चर्चा करके आपको बता दिया जाएगा। उम्मीद यही था कि नोटिस आज निकल जाएगा, अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया आप सीएम आगे आके कह दें कि भैया होगा या नहीं होगा। बस उन्हीं पर विश्वास है, और वही जो कर सकते हैं कर सकते हैं, ऐसा सबको पता है, और इसमें दो राय नहीं है। हालांकि अच्छा बात है कि उनके संज्ञान में आ गया है, और हम लोग उम्मीद पाले बैठे हैं कि 31 दिसंबर को या 1 तारीख को कब वो खुश खबरी देते हैं। और आप लोग इतना जल्दी डीमोटिवेट मत होइए, इंतजार कीजिए, कम से कम उनके हाँ या ना का इंतजार कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक अगले बात करते हैं। भैया ये एक नया काम हुआ है, आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है दक्षिण बिहार। इन्होंने कल बीपीएससी के अध्यक्ष से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, और ये ज्ञापन कुछ इस तरह है जैसे हमारे गाल पर चाटा मारा गया। क्या इस ज्ञापन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, अब ये किनका विंग है ये बताने का हमको जरूरत नहीं है, छात्र विंग है ये कह लीजिए। इन्होंने ये रपट दिया, उन्होंने क्या बोला, हमारा मेन मोटिव क्या है? री एग्जाम। भैया कोई कहीं से आ जाओ, हमारा एक ही मांग है, री एग्जाम। इन्होंने क्या बोला? पहला, 13 दिसंबर को ही परीक्षा में गड़बड़ी के लिए आयोग छात्रों पर दोषारोपण करना बंद करे। भैया हम दोषारोपण चाहे करो चाहे ना करो, हमको उससे मतलब नहीं, हमको री एग्जाम चाहिए। दूसरा, बापू परीक्षा पर केंद्र की पूरी घटनाक्रम का टाइमलाइन क्रोनोलॉजी के हिसाब से सामने रखे और आखिरकार चूक कहाँ हुई स्पष्ट करे। भैया ये सब बात तो एकदम साइड वाइज है। तीसरा, आयोग यह सुनिश्चित करे कि बापू परीक्षा केंद्र के किसी परीक्षार्थी से साथ भेदभाव ना हो। हमको ना ऐसे राजनीतिक विद्यार्थी परिषद से यही उम्मीद भी था। चौथा, आयोग परीक्षार्थियों के प्रति संवेदनशील रहे एवं हमेशा उनके पक्ष को समझते हुए अपनी बात आम परीक्षार्थियों में रखे, जिससे कम्युनिकेशन गैप ना हो और भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। भैया सबसे पहले भ्रम की स्थिति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही पैदा कर रहा है कि भैया कहना क्या चाह रहे हो, याचना कर रहे हो
या विद्यार्थियों का बड़ा हितैषी बन रहे हो, तो आपका कुछ सेंटेंस क्यों रहा है कि चाटुकारिता टाइप का लग रहा है हमको। अगला 5वां, छात्रों को किसी तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। आप सरकार से यह मांग करती है कि मतलब अखिल भारतीय परिषद कि छात्रों के खिलाफ किसी तरह का बल प्रयोग नहीं करें, बल प्रयोग करने वाले दोषी अधिकारियों की पहचान करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कहाँ गया हमारा कहाँ गया हमारा मेन डिमांड, कहाँ गया? हमको तो इनके इस पूरे मतलब जो इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है इनमें कभी भी हमारा मांग दिख नहीं रहा है। अब क्या ही बोला जाए और क्या ही कहा जाए, कितना चमका रहे हैं राजनीति जिसमें विद्यार्थियों का हित सध ही नहीं रहा। एक बच्चा ने अच्छा इनको कॉल करके सुना भी दिया, रिकॉर्डिंग बीपीएससी पंचायत ग्रुप में है, अगर आप उसमें शामिल नहीं है तो अभी नीचे हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम का, आप जुड़ जाइएगा। बड़ी बात यह है ना कि हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। कितने मोर्चों पर लड़ाई हो रहा है, जबकि मोर्चा एक होना चाहिए था, लड़ाई एक तरफ से होना चाहिए था, कई मोर्चों पर लड़ाई हो रहा है। इधर प्रशांत किशोर सर अलग लड़ रहे हैं, इधर पप्पू यादव अलग लड़ रहे हैं, और ये दोनों आपस में अलग लड़ रहे हैं, विद्यार्थियों को लेकर अलग अलग लड़ रहे हैं। इधर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आगमन होता है, ऊपर से फिर जदयू के नेता अलग से बयानबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के नेता अलग से बयानबाजी कर रहे हैं। भाई हमारा मुद्दा तो खिचड़ी बनकर रह गया है। कोई जो रियल मुद्दा है वो है री एग्जाम। कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई को कुछ बोले, कोई भी कुछ करे, री एग्जाम। अब क्या है कि क्या ये उम्मीद है, तो उम्मीद तो हमेशा है और हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमें विश्वास है कि अच्छा काम होगा, और अच्छा काम का उम्मीद हमारे मुख्यमंत्री साहब से ही है। और ये रहना वाजिब भी बनता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है पिछले बार भी 67 में ही आप देख लीजिए, उनकी तरफ से नाउमीदी में उम्मीद का किरण दिखा था। एक बड़ा अच्छा कमेंट है, सुनते जाइए। कहना है हमारे सचिव जी का, कल ही उनका आया, आपने देखा होगा इंटरव्यू। आजकल तो इंटरव्यू एकदम कोट टाई बेल्ट, एकदम लगता है कि जैसे शादी होने जा रहा है उस तरह का माहौल में इंटरव्यू दिया जा रहा है। और ये हास्यास्पद है, पहले तो पैंट शर्ट से ही आते थे सर लोग, अब तो आजकल। खैर, हमारे सचिव महोदय का कहना है कि 12,000 छात्र हैं, जिसमें से 60 से 70% अटेंडेंस रहेगा, यानी लगभग 6,000 से 7,000 छात्र रहेंगे। पहले तो इनका कैलकुलेशन ठीक कर दिया जा रहा है। और ये काम एक है कौन है ये, द मेरिटोक्रेट्स हैं। इन्होंने कहा है कि पहली बात तो इनका गणित कमजोर है। 12,000 में अगर 60 से 70 का मतलब है 6,000 7,000 नहीं बल्कि 7 से 8,000 छात्र होंगे। तो पहले तो ये ज्योतिषी हैं कि विद्यार्थी आए हैं नहीं आए हैं, इसके पहले ही ये ज्योतिषी नुमा बात कर रहे हैं। दूसरी बात, सचिव महोदय ने कहा कि लाउड स्पीकर से आंसर बताए जा रहे थे और 4 सेट थे और जम्बर्ड ऑप्शन थे, मतलब आगे पीछे करके थे। कैसे कोई विद्यार्थी सही और गलत कर सकता है? तो बड़ा अच्छा बात बोला इन्होंने, कहा कि सर आपका क्वेश्चन इस लेवल का था कि अगर हम बोल देना कौआ तो कौआ ढूंढ लेगा वहां पर, उनको कोई टेंशन नहीं होगा। तो जहां तक लाउड स्पीकर की बात रहा, तो आपका जो जिस लेवल का प्रश्न पत्र है ना, अगर कोई कान में हल्का सा भी आवाज दे दे, दूर बैठा हुआ, तब भी सुन लेंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो चाहे जम्बर्ड आंसर को ऑप्शन कर दें, चाहे आप पजल कर दें, लेकिन आपका ऑप्शन इतना आसान है, सोनू मोनू रीना टीना, कि अभी आप सोनू बोल दिए तो सोनू किसी भी ऑप्शन में रहे तो आंसर मार ही देगा। तो आपका जो तार्किक विश्लेषण है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभाव है, ये बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए। नॉर्मलाइजेशन नहीं स्केलिंग है, तो दोनों में अंतर जरा पूछ लेते हैं सचिव महोदय से तो ज्यादा बेहतर रहता। तो निर्लजता के हद स्तर तक बात किया जा रहा है, बच्चों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर आप अपने स्तर पर साफ सुथरा बात कर देते और हम लोग को समझा देते, तो हम लोग भी अच्छे से स्टूडेंट को समझा देते, लेकिन हम खुद ही द्वंद्व में हैं, हम खुद ही वैचारिक व्यक्ति पर अभी शून्य हैं, तो विद्यार्थियों को क्या समझाएंगे और क्या बताएंगे। और ऐसे में विद्यार्थी सवाल पूछता है तो आप सिर्फ उनसे एविडेंस मांगते हैं, जैसे सरकार आप नहीं हम चला रहे हो, तो हम ही को जिम्मेदारी दे दीजिए। सबसे बेहतर होगा कि विद्यार्थी ही अपना जिम्मेदारी उठा रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी भी हमारे ही कंधों पर हो, क्योंकि इतना बौद्धिक तो हम लोग हैं कि अगर हम लोग सत्याग्रह के मूवमेंट को इतना दिन तक बनाए रख सकते हैं तो सरकार भी चला सकते हैं। इतना तो इतना क्षमता है। और अगर आप सरकार चला रहे हैं, और जो निसंदेह आपको चलाना चाहिए, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, क्या सरकार चलाएंगे, आप अच्छे से तरीके चला रहे हैं, तो हम लोग को हमारा जो हक है, जो डिमांड है री एग्जाम, वो करके दें, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और अब री एग्जाम को लेकर मैं फिर से कर रहा हूँ, आप लोग आसान्वित रहिए,
क्योंकि अभी एक ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इतना जल्दी निष्कर्ष नहीं निकलता है। आज या कल के आप भरोसे बैठें, मुख्यमंत्री की तरफ से जब तक कोई बात नहीं निकल कर सामने आता है तब तक कुछ भी बोलना आसान नहीं होगा। और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएंगे, और यहाँ लाइक बटन है, ये आपका मुद्दा है तो आपका लाइक बनता है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन मैं फिर से बोला जा रहा हूँ, कई फ्रंट पर लड़ाई नहीं लड़ा जाना चाहिए, एक फ्रंट ओपन होना चाहिए जिसमें सारे नेता अगर कहते हैं वो कि हमारे हितैषी हैं, छात्र के हितैषी हैं, तो एक फ्रंट पर लड़ाई। अब आपका अंतर्द्वंद क्या है मुझे नहीं पता है, आपस में आप कितने ज्यादा शत्रु हैं ये मुझे नहीं पता। मुझे एक बात पता है कि हमें क्या चाहिए और हमें वो मिलना ही चाहिए, और कोई भी व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। हम लोग पिछले 14 दिनों से अकेले लड़ रहे थे और ये हमारा आवाज है और हम ही उठाएंगे। अगर आपको प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करना है, आपको हमारा सहायता भी करना है तो हमसे पूछ के करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है, यानी छात्रों की लड़ाई है, मेरी लड़ाई तो नहीं है। फिर मिलता हूँ, धन्यवाद।